नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज आपको बताएंगे मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने पर क्यों हुआ बवाल। बताएंगे आपको नीतीश राणे ने मुसलमानों को क्यों कह डाला ग्रीन स्नेक। दिखाएंगे आपको अर्बन नक्सल पर क्या बोले महाराष्ट्र के सीएम। बताएंगे आपको गणपति उत्सव पर महाराष्ट्र में क्या हुआ बड़ा ऐलान। बताएंगे आखिर फिर क्यों राज ठाकरे हुए आग बबूला। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइंस पर। 3,367 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने पर बोले सीएम फडणवीस, सभी धर्मों का सम्मान लेकिन कानून सबके लिए बराबर। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का मुसलमानों पर विवादित बयान, सभी हरे सांप हैं, अब मचा बवाल। अर्बन नक्सल पर महाराष्ट्र सरकार कसेगी नकेल, विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित, सीएम बोले दुरुपयोग नहीं होगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को मिला राज्य उत्सव का दर्जा, अब खर्च उठाएगी राज्य सरकार। जहां हुआ प्रदर्शन वही जनसभा करेंगे राज ठाकरे, 18 जुलाई को होगी बड़ी रैली। महाराष्ट्र विधानसभा में ध्वनि प्रदूषण और धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई है। बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि सूबे में धार्मिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इस सवाल का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और अब तक 3,367 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाया जा चुका है, जिसमें मस्जिदें ज्यादातर हैं। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि मुंबई में अब एक भी धार्मिक स्थल पर गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं है। मुंबई में 1600 से भी ज्यादा धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर हटाया गया है। सीएम फडणवीस ने यह भी साफ किया है कि अगर भविष्य में किसी धार्मिक स्थल पर फिर से लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं तो उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने साफ तौर से मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP भी तैयार की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित है। पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति नहीं है, लेकिन लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित है। विशेष परिस्थितियों में कुछ दिनों के लिए 12 बजे रात तक छूट दी गई थी, लेकिन ये स्थायी नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करते हुए ये तय कर रही है कि नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण से राहत मिले और कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से हो। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे एक बार फिर सुर्खियों में है और विवादित बयान दे दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक राणे ने कहा कि गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया। मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना हूं। अगर मैं हिंदुओं का समर्थन नहीं करूंगा तो क्या उर्दू बोलने वालों का समर्थन करूंगा। कड़कवली से विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने कहा, सभी मुस्लिम हरे सांप हैं। मुंबई का DNA हिंदू है। मैं हमेशा हिंदुओं का समर्थन करता हूं और मैं हिंदुओं के बारे में ही कहूंगा, चाहे कोई जले तो जले। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उद्धव हो या फिर राज ठाकरे हो, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, मैं हिंदुओं का अपमान नहीं होने दूंगा। अर्बन नक्सल और माओवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। गुरुवार को मानसून सत्र में बहुचर्चित महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। इस कानून का मकसद शहरी क्षेत्रों में सक्रिय वामपंथी उग्रवादी संगठनों, खासकर तथा कथित अर्बन नक्सल की गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस विधेयक को राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में पेश किया। फडणवीस ने बताया कि कानून संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों और 12,500 से ज्यादा नागरिकों के सुझावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि इस कानून का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। ये विधेयक अब विधान परिषद में पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष इसका विधान परिषद में मजबूती से विरोध करेगा। अगर वहां भी इसे मंजूरी मिलती है तो ये जल्द ही राज्य में कानून का रूप ले लेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, यह कानून संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए समय की जरूरत है। ये कानून अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक संतुलित और प्रगतिशील है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही ऐसे कानून लागू हैं, लेकिन महाराष्ट्र का ये कानून अधिक सटीक और विचारपूर्वक तरीके से तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि संयुक्त प्रवर समिति के किसी भी सदस्य ने विधेयक के खिलाफ कोई असहमति दर्ज नहीं कराई है। हालांकि विपक्ष ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर जरूर सवाल उठाए, खासकर अर्बन नक्सल शब्द की परिभाषा को लेकर, जिसे वो बहुत व्यापक और अस्पष्ट मानते हैं।
विपक्ष ने आशंका जताई है कि इसका इस्तेमाल विचारों की अभिव्यक्ति को दबाने के लिए हो सकता है। इस विधेयक में उच्च न्यायालय के सेवा में या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। साथ में एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय का सरकारी वकील भी सदस्य होगा। किसी भी संगठन को अवैध घोषित करने से पहले इस सलाहकार बोर्ड की सहमति अनिवार्य होगी। इस कानून के तहत दर्ज अपराधों की जांच केवल पुलिस उपाधीक्षक यानी डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। यह विधेयक विधानसभा के पिछले शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था और संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया था। सरकार का दावा है कि यह कानून शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा। गणपति उत्सव आने वाला है। उससे पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने सार्वजनिक रूप में मनाए जाने वाले गणपति उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि इस भव्य समारोह में आने वाले खर्च की पूरी लागत प्रदेश सरकार उठाएगी। प्रदेश सरकार में सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि गणेश उत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव और पहचान का प्रतीक है। शेलार ने विधानसभा में कहा, महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने 1893 में की थी। इस उत्सव का मूल सार सामाजिक एकता, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता की भावना, स्वाभिमान और अपनी भाषा पर गर्व है। ये महान परंपरा आज भी जारी है। शेलार ने कहा कि कुछ लोगों ने विभिन्न अदालतों में याचिकाएं दायर करके सदियों पुरानी सार्वजनिक परंपरा को तोड़ने की कोशिश की, उसमें बाधा डालने की कोशिश की है और उस परंपरा को बाधित करने का प्रयास किया है। उत्सव में बाधा डालने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। विधानसभा में बोलते हुए शेलार ने कहा, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व में महायुति सरकार ने तेजी से काम किया और निर्णायक रूप से सभी बाधाओं को दूर किया। पिछली सरकार के दौरान सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए पारंपरिक पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियों पर बिना कोई व्यवहारिक विकल्प सुझाए प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके विपरीत हमारे विभाग ने इस मुद्दे पर अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने कहा, हमने पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की खोज और ये आकलन करने के लिए एक व्यापक अध्ययन शुरू किया कि क्या पीओपी वास्तव में पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हमने राजीव गांधी विज्ञान आयोग के माध्यम से काकोडकर समिति द्वारा एक गहन अध्ययन का आदेश दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने निष्कर्षों को मंजूरी दी और पहले लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए। न्यायालय के फैसले के मुताबिक अब पीओपी मूर्तियों के निर्माण, प्रदर्शन और बिक्री की अनुमति है। वहीं मंत्री ने यह भी दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने गणेशोत्सव पर स्पष्ट और सक्रिय रुख अपनाया है। मंत्री ने कहा, चाहे पुलिस सुरक्षा हो, बुनियादी ढांचे की जरूरत हो या पुणे, मुंबई जैसे शहरों और पूरे राज्य में भव्य समारोह के लिए वित्तीय सहायता हो, महाराष्ट्र सरकार सभी आवश्यक खर्च वहन करेगी। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे 18 जुलाई को एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। ये जनसभा मीरा रोड पर होने वाली है। ठाकरे सीधे मराठी समाज के लोगों के साथ संवाद करेंगे। जिस जोधपुर स्वीट्स के मालिक को मराठी ना बोलने पर थप्पड़ मारा गया था, वहीं राज ठाकरे रैली निकालने जा रहे हैं। दरअसल मीरा रोड में मराठी अस्मिता के मुद्दे पर हुए सफल आंदोलन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और बड़ा कदम यही है कि 18 जुलाई को मीरा रोड पर राज ठाकरे मौजूद होंगे। मीरा रोड में अपनी आगामी राजनीतिक भूमिका को वो स्पष्ट करते हुए नजर आएंगे। 18 जुलाई की शाम 7 बजे राज ठाकरे मीरा रोड पहुंचेंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों के बीच रहेंगे। इस दौरे को लेकर मनसे कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में मीरा भायंदर क्षेत्र में मराठी भाषा और अस्मिता को लेकर मनसे ने जोरदार प्रदर्शन किया था और मोर्चा भी निकाला था, जिसने राज्य भर में चर्चा बटोरी थी। आंदोलन के बाद अब राज ठाकरे के दौरे को मनसे की अगली रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि इस जनसभा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राज ठाकरे के दौरे को लेकर अटकलें तेज हैं कि वो मीरा रोड में अपनी आगामी रणनीतिक भूमिका को स्पष्ट कर सकते हैं। इस दौरान वो मीरा रोड की जनता का धन्यवाद भी करेंगे, जिन्होंने मराठी आंदोलन को समर्थन दिया। राज ठाकरे की यह सभा केवल भाषण नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश और दिशा तय करने वाली घटना साबित हो सकती है। अब सबकी निगाहें 18 जुलाई की शाम मीरा रोड पर टिकी हुई हैं, जहां से मनसे का अगला सियासी मोर्चा तय हो सकता है।
इस जनसभा को लेकर मनसे कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है और भारी भीड़ जुटाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी महाराष्ट्र की खबरों के साथ। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।